इस वक्त सखर में हूँ। कहा जाता है कि सखर का नाम इसकी शदीद गर्मी की वजह से पड़ा। हाजा सकर यानी यहाँ बहुत शिद्दत है। लेकिन और भी रवायतें हैं। अब सखर के लोग शायद इससे इख्तलाफ करते हैं। ये भी कहा जाता है कि सखर बहुत पुराना है और अब जो आसार मिले हैं उनके मुताबिक ये मोहिंजो-दारो के ज़माने का शहर है। लेकिन बाद में बहुत अरूजो ज़वाल आए। लेकिन अब जो मॉन्यूमेंट मौजूद है, तारीख़ का जो सबूत मौजूद है, वो मीर मासूम शाह बकरी का ये मीनारा है जो 84 फुट बुलंद है और कहा जाता है कि इसमें 84 सीढ़ियाँ हैं, 84 फुट चौड़ाई है और ये 84 फुट ही गहरा है। ये 84 का राज तो शायद उसके बनाने वाले को ही पता हो। कहते हैं कि मीर मासूम शाह को आर्किटेक्चर में बहुत दिलचस्पी थी। वैसे तो वो सिपा सालार था, ईरान से आया था, लेकिन ये मॉन्यूमेंट वो छोड़ गया। मासूम शाह बकरी ये अकबर बादशाह के दौर में उसका एक अमीर था, तो यहाँ उसको जब मुकर्रर किया गया तो उसने यहाँ ये मॉन्यूमेंट बनाया। ये जो तामीर करवाया था ये मीनारा, तो वो 16वीं सदी का आखिरी, जिसको हम डिकैड कह रहे हैं, वो थी। तो जब वो तामीर हो रहा था तो वो वफात पा गया। फिर 7वीं सदी के शुरू में उसके बेटे ने बाकी जो उसका काम था वो कंप्लीट करवाया। मीर मासूम शाह एक एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा एक अच्छे लिखारी थे। तारीख़ के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जिसमें तारीख़ मासूमी और 6 और कुतब हैं जो उसके नाम से मशहूर हैं। शायरी वो नहीं करते थे, यहाँ शायरी का शौक़ था उनको, और यहाँ एक बारादरी उन्होंने उसके बाद में उसके बेटे ने बनाई थी जिसको फैज़ महल कहते हैं। वो मुशायरा सुनते बहुत। मेरे पीछे दरियाए सिंध पर बनाया जाने वाला पहला बैराज सखर बैराज है और कहा जाता है कि ये दुनिया भर में आबपाशी का सबसे बड़ा निज़ाम है, क्योंकि दुनिया में किसी बैराज से 1, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 4 नहरें निकलती हैं। इस बैराज से 7 नहरें निकलती हैं, इसीलिए शायद इसे आबपाशी का सबसे बड़ा निज़ाम कहा जाता है। ये बैराज 1923 में बनना शुरू हुआ और 1932 में मुकम्मल हुआ। उस ज़माने में इस पर 20 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च हुई, लेकिन इसने इस इलाके के लोगों की किस्मत बदल दी। किसी ज़माने में दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान था। ये बैराज बना तो ये नखलस्तान बन गई और इस बैराज की तकमील के बाद ये इलाका अब सबसे ज़रखेज़ इलाका तस्वुर किया जाता है। मैं इस वक्त सखर बैराज के ऊपर चलने वाली एक छोटी सी ट्रेन में सवार हूँ। सखर बैराज के मुआयने के लिए बनाए जाने वाली ये ट्रेन 1.5 किलोमीटर के ट्रैक पर चलती है और जब भी किसी ने सिक्योरिटी का और दरिया की तुग़यानी का मुआयना करना होता है, इस ट्रेन पर बैठकर करता है। बाज़ औक़ात ये तफरीही मकासद के लिए भी ये ट्रेन इस्तेमाल होती है। लेकिन बैराज के दाएं तरफ 3 नहरें निकलती हैं। एक को राइस कैनाल, दूसरी को दादू कैनाल और तीसरी को नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल कहते हैं। ये लाड़काना, दादू, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका और हत्ता के बलूचिस्तान के कई इलाकों को भी ये नहरें सैराब करती हैं। और ये जो मेरे सामने नहरें नज़र आ रही हैं, ये रोड़ी कैनाल, नारा कैनाल, खैरपुर ईस्ट और खैरपुर वेस्ट कैनाल है। और इनमें से जो नारा कैनाल है ये दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नहरों में शामिल होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 226 मील है। सखर बैराज के दरमियान में एक आइलैंड या जजीरा है और शायद इससे ये साबित होता है कि हम जितने भी ज़हीन हो जाएं, जितनी भी मनसूबाबंदी कर लें, कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। और यही सखर बैराज के साथ हुआ। जब सखर बैराज बना तो फ़ौरन ही ये मसला दरपेश हुआ कि यहाँ पर सेडिमेंट्स
यहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा जमा होनी शुरू हो गई। तो इंजीनियर्स ने मशवरा दिया कि आप 10 गेटों को फ़ौरन बंद कर दें, और उस वक़्त से 1941 से लेके आज तक ये 10 गेट बंद हैं और ये जजीरा उस वक़्त से कायम है। ये बैराज के गेट का मॉडल है। ये एक स्पेन है, इसकी विड्थ जो है 60 फुट है, और ये गेट जो पानी को रोकता है इसका वज़न जो है वो अपना 40 टन है। और ये लोहे का बना हुआ है? जी हाँ, ये स्टील का बना हुआ है। इसको जंग नहीं लगता? इसको जंग नहीं लगता। और इसको उठाया कैसे जाता है? इसको उठाने के दोनों हमारे पास मेथड हैं, इलेक्ट्रिकली भी है, मोटर के ज़रिए, और इसके अलावा मैनुअली भी इसको उठा सकते हैं। 40 टन का वज़न कितने लोग मिलकर उठाते हैं? सिर्फ 4 बंदे उठा लेते हैं, इसलिए कि इसमें के साथ जो काउंटर वेट रखा है वो 80 टन का है, उसका डबल वज़न है। तो जब वो बंदे उसमें हैंडल लगाते हैं, फिर वो हैंडल से 4 बंदे उसको जब मूव देते हैं, करते हैं गेट को, तो वो 80 टन वाला काउंटर वेट है वो नीचे आएगा और 40 टन का गेट ऊपर जाएगा। टोटल 66 स्पेन है, और सखर बैराज की जो एक्चुअल कैपेसिटी थी वो 15 लाख क्यूसिक्स पानी की। जब 10 गेट क्लोज कर दिए गए तो इसकी कैपेसिटी रिड्यूस होकर 9 लाख क्यूसिक्स हो गई। 1976 में यहाँ से 12 लाख क्यूसिक्स पानी पास हो चुका है सेफली, इसलिए अब टेस्टेड कैपेसिटी जो है इसकी 12 लाख क्यूसिक्स है। तो सैलाब आया होगा? जी हाँ, सैलाब। बैराज की कितनी ज़िंदगी है? 1932 में कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद से अभी तक जो 82 साल से ऊपर हो गए। ये सैंपल है ऑफ मटेरियल है जो बैराज की कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ था, और तकरीबन लोकल मटेरियल है। मैं इस वक्त सखर बैराज की फ़ोटो लाइब्रेरी में हूँ। वक्त गुजर जाता है, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन लोगों के कारनामे याद रह जाते हैं। सर जॉर्ज लॉयड नामी एक बरतानवी गवर्नर बम्बे होते थे, और उस ज़माने में सिंध बम्बे रेजिडेंसी का हिस्सा था। तो सखर बैराज बनाने का ख्याल आया, सिंध की किस्मत बदल गई। उस ज़माने की तस्वीरें गवाह हैं कि सिंध के लोगों की मुआशी सूरत हाल क्या थी। और सखर बैराज जब बना, 80 लाख एकड़ अराजी से जब यह इलाका सैराब हुआ तो लोगों की मुआशी हालत बदली। इस कहा जा सकता है कि सखर बैराज इस इलाके के लोगों का माई बाप है। और एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर यहाँ पे मौजूद है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उस वक्त कराची जिमखाना में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया। और ये भी तारीखी बात है कि लॉर्ड लिनलिथगो की सरबराही में यहाँ पर एक कमीशन आया, एग्रीकल्चर कमीशन, जिसने आके इसकी तामीर का जायज़ा लिया। ये सखर का शाही बाज़ार है, और अब हम खाने जा रहे हैं यहाँ के मशहूर गोलगप्पे। ये गोलगप्पे 4 चटनियों से तैयार होते हैं। पहले आटे से बनाए जाते हैं, फिर इनके अंदर चने और 4 चटनियाँ डाली जाती हैं। सिंध की किसी महफिल में जाएं, आपको सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा ज़रूर मिलेगा। अगर आप मेहमान हैं तो आपको 500 रुपये की सिंधी टोपी भी मिल जाएगी, और 1 लाख की सिंधी टोपी भी मुयस्सर है। ये टोपी 2000 की है, इसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। जो यहाँ के उमरा हैं, जागीरदार हैं, वो बहुत महंगी टोपियाँ पहनते हैं जिनमें नगीने लगे होते हैं, लेकिन बहुत ही वज़न में हल्की होती है। ये सिंधी टोपी काफ़ी महंगी है, अगरचे ये इसकी कीमत नहीं बता रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 60-70 हज़ार की होगी। इसमें नगीने लगे हुए हैं, और इससे भी बेहतर अगर नगीने लगे हों तो उस टोपी की कीमत 1 लाख तक जा सकती है। अजरक में इतनी वैरायटी है, रंग तो तकरीबन सबके एक जैसे हैं, लेकिन इनमें बहुत वैरायटी है। और ख़वातीन यहाँ सिल्क की अजरक पहनती हैं, लेकिन मर्द जो है वो कॉटन की अजरक पहनते हैं। सखर सिंधी कढ़ाई का भी बहुत बड़ा मरकज़ है। थर के बने हुए गले जो कि
कुछ इस तरह के हैं। ये गला है और ये कुशन तैयार किए जाते हैं। ये सारे गरीब औरतें घर पे बैठ के बनाती हैं, इसलिए शायद सस्ते मिल जाते हैं। आपने रली का नाम तो सुना होगा। ये फ़कीरों से लेके शाहों तक के ज़ेर इस्तेमाल रहती है। छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों से बनाई जाने वाली ये रली बहुत मेहनत से तैयार होती है। जो सबसे अच्छी रली है उसकी कीमत तो हज़ारों तक पहुंचती है, लेकिन ये 4-5 हज़ार में भी सक्खर से मिल जाती है। ये एक रवायती रंगों की रली है जिसमें रवायती रंग इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन गैर रवायती रंगों वाली रलियां भी यहाँ से मिल जाती है। सक्खर में अंदरूने सिंध की सबसे बड़ी खजूर मार्केट है। कहा यह जाता है कि यहाँ न सिर्फ मुख्तलिफ़ तरह की खजूरें तैयार होती हैं, बल्कि यहाँ की खजूरें न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तकसीम की जाती हैं। इसको करबलाई खजूर कहते हैं और ये यहाँ के लोकल छुआरे हैं जो अक्सर शादियों पे भी खाए जाते हैं। सक्खर में एक और तारीखी यादगार 7 सहेलियों के मज़ार से मौसूम है। बुनियादी तौर पर तो ये अबुल कासम नमकीन का मज़ार है जो कि हम असर थे मासूम शाह साहब बकरी के। अब ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें सिंध के पुराने कई हुक्मरानों के मज़ार और कब्रें मौजूद हैं। कई कब्रें बिल्कुल सिंध के मक्कली कब्रिस्तान जैसी हैं, जबकि बहुत सी कब्रों और मीनारों पर नीली टाइल का इस्तेमाल है जो कि मुगलिया दौर और उससे कुछ पहले के ज़माने को ज़ाहिर करता है। सिंधु दरिया में जब तक ये पानी रहे बाबा बन गांधी तेरी। सक्खर की खूबसूरती ये है कि दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद ये शहर कश्ती में सवार होकर और भी हसीन लगता है। अच्छी बात यह है कि अभी हाल ही में दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था, उसको साफ़ करके अब नीम के दरख्त लगाए गए हैं और पुरानी तर्ज़ तामीर पर एक दीवार तामीर की गई है। हत्ता कि उसके ऊपर जो लाइटें लगाई गई हैं वो भी जो सक्खर बैराज के ऊपर लाइटों का डिज़ाइन है उसी को अपनाया गया है और एक तरह से ये एक नई सैरगाह ने जन्म लिया है। नेचर से दिलचस्पी रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये ख़बर भी बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी कि ब्लाइंड डॉल्फिन के नज़ारे के लिए बाकायदा दीवार के साथ प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिस पर खड़े होकर आप ब्लाइंड डॉल्फिन जो है उसका नज़ारा कर सकते हैं। सिंधु दरिया में जब तक ये पानी रहे बाबा बन गांधी तेरी कहानी रहे। सक्खर का साधु बेला भी देखने की जगह है। ये बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध के दरमियान एक जजीरे पर कायम है। रवायत यह है कि बाबा बालचंद 1823 में नेपाल से चलते चलते यहाँ आए और यहाँ आकर चिल्ला कशी की और बस फिर यह इलाका उन्हीं के नाम से मौसूम हो गया। अब भी हिंदू यात्री यहाँ जौक दर जौक आते हैं। जाए दर से न तेरे वो खाली झोली सबकी यहाँ यूं ही भरती रहे। झोली सबकी यहाँ यूं ही भरती रहे। आशा पूरी यहाँ सबकी होती रहे। सिंधु दरिया में साधु बेला मंदिर हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी तीर्थ गाह है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में टोटल 3 तीर्थ स्थान हैं, एक हिंगलाज माता, एक साधु बेला,
تیسرا کٹاس راج، یہ گدی صاحب ہے۔ یہاں پر بابا بنکھنڈی مہاراج اور اس کے بعد جو بھی گادی نشین آئے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے پریچنگ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ خالص لوہے سے تیار کردہ سکھر کا یہ پل 1887 میں تیار ہوا۔ 128 سال پہلے تیار ہونے والا یہ پل ایک طرف تو پنجاب اور کراچی کی ٹریفک کو کوئٹہ سے ملاتا ہے، ریلوے ٹریک بھی اس کے ساتھ ہے، اور اس کا سارا سٹرکچر جو لوہے کا بنا ہوا ہے یہ سارا انگلینڈ سے بن کے آیا تھا اور برطانوی انجینئروں نے اسے بنایا تھا۔ یہ آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، انجینئرنگ کا شاہکار ہے، اور شاید اس سے ملتا جلتا پل شاہپور ضلع سرگودا میں بھی موجود ہے، اور انگلینڈ کے اندر بھی اس طرح کے کئی پل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے پیچھے یہ ایوب برج کے نام سے قائم ایک ریلوے ٹریک ہے۔ جب پرانے پل پر ٹرین چلنی بند ہو گئی تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں یہ پل بنایا گیا، جسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ہم امریکہ یا پھر یورپ کے کسی ملک میں ہے، کیونکہ اس کو ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ بنایا گیا۔ ہر شہر کے اپنے مخصوص کھانے اور مخصوص ذائقے ہوتے ہیں۔ سکھر شہر کے بارے میں مشہور ہے، یہاں ہر روز 5 لاکھ روپے کی بریانی کھائی جاتی ہے، اور آج میں جس دکان پہ کھڑا ہوں یہاں کے تکے کباب، گول کباب، بہاری بوٹی یہ بڑے مشہور ہیں، اور دکاندار کا تو یہ دعویٰ ہے کہ صدر مملکت ممنون حسین کئی بار یہ تکے اور کباب کھا چکے ہیں، اور ایک بار تو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے سکھر ایئرپورٹ پر فرمائش کر کے ان سے ان کے تکے اور کباب منگوائے تھے اور شاید کھائے بھی تھے۔ روہڑی اور سکھر جڑواں شہر ہیں، جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی، جیسے خوشاب اور جوہر آباد، اور ان کے درمیان صرف دریائے سندھ بہتا ہے، وہ بھی ریلوے ٹریک سے جڑا ہوا ہے۔ روہڑی جنکشن کے ساتھ ریلوے کی بڑی داستانیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑا یا پاکستان کا کم از کم دوسرا بڑا جنکشن ہے، جہاں سے کوئٹہ، لاہور اور کراچی کو ٹرینیں جاتی ہیں۔